जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन ये आपके जो है सभी प्रकार के जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी जॉब ओरिएंटेड एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों जो है आप बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्तों जो है सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर जो है बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये दोस्तों जो है अप्रैल 1999 में जो है प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबों के लिए जो है स्वरोजगार की स्थापना करना। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है कब स्टार्ट की गई थी? तो एक जो है 1 अप्रैल 1999 में जो है स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1999 में जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है। तो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए कौन सा जीवाणु जो है सूचक है? स्ट्रेप्टोकोकाई, लैक्टोबेसिलाई और कोलीफॉर्म जीवाणु, स्यूडोमोनास। तो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए दोस्तों कौन सा जीवाणु जो है सूचक है? तो स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई जो है स्वच्छ दूध उत्पादन वाला जो है सूचक जीवाणु माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है बहुवर्षीय खरपतवार है? तो कौन सा दोस्तों जो है बहुवर्षीय खरपतवार है? बथुआ, सत्यानाशी, हिरनकुरी, पत्थरचट्टा। तो बथुआ दोस्तों क्या है? तो ये दोस्तों जो है रबी में उगता है। ये रबी का जो है रबी मौसम का जो है खरपतवार है। और बथुआ दोस्तों जो है क्या है? बथुआ 1 वर्षीय है। ठीक है, बथुआ क्या है? बथुआ 1 वर्षीय है। सत्यानाशी दोस्तों जो सत्यानाशी भी है रबी के मौसम में उगता है और ये भी जो है 1 वर्षीय है। दोस्तों जो है पत्थर चट्टा दिया है, तो पत्थर चट्टा कौन सा दोस्तों? तो पत्थर चट्टा भी जो है 1 वर्षीय है। ठीक है, ये तीनों जो है 1 वर्षीय है। बाकी हमारा हिरन खुरी दोस्तों जो है ये कौन सा है? तो ये बहुवर्षीय खरपतवार है। ठीक है, हिरन खुरी बहुवर्षीय खरपतवार है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं। तो तेज नुकीले सींग किस में पाए जाते हैं? होलिकर गाय में, कायागाम में और केनकथा में और गिर गाय में। तो तेज नुकीले सींग दोस्तों किस में पाए जाते हैं? तो केनकथा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है पछेती झुलसा बीमारी किस फसल से संबंधित है? तो पछेती झुलसा दोस्तों जो है किस में लगती है? आलू में, मटर में, चना में, गेहूं में। तो आलू में दोस्तों जो है अगेती झुलसा और पछेती झुलसा नामक 2 बीमारियां लगती हैं। ठीक है, तो पछेती झुलसा किससे संबंधित है? आलू से। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का झुलसा रोग जिस तत्व की कमी के कारण होता है वह है। तो धान में झुलसा रोग दोस्तों जो है किस तत्व की कमी के कारण होता है? ए लोहा, बी मैग्नीज, सी कापर और डी जो है जस्ता। ठीक है, तो धान में झुलसा रोग दोस्तों जो है किस कमी कारण होता है? किस तत्व की कमी कारण होता है? जो है धान में झुलसा रोग वो जो है जिंक यानी जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग भी दोस्तों जो है जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो झुलसा रोग और खैरा रोग दोस्तों जो है जिंक की कमी के कारण होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्क फीवर का मुख्य कारक क्या है? तो गिल्क फीवर का मुख्य कारक क्या है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, कैल्शियम की कमी। तो यहाँ पे दुग्ध ज्वर, ठीक है, इसे बोला जाता है। तो ये किस जो है किस तत्व की कमी कारण होता है? तो ये दोस्तों जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरेट ऑफ पोटास में K2O की मात्रा होती है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास में जो है K2O की मात्रा कितनी होती है? 35%, 45%, 50%, 60%। तो म्यूरेट ऑफ पोटास में K2O की मात्रा दोस्तों जो है 60% होती है। K2O की मात्रा जो है म्यूरेट ऑफ पोटास में कितनी होती है? 60% होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का गहरा रंग लक्षण है। तो मृदा का गहरा रंग दोस्तों जो है किसका लक्षण है? इसके अधिक उत्पादकता का, इसके कम उत्पादकता का, इसके उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यदि मृदा का गहरा रंग जो है दोस्तों तो क्या माना जाएगा? तो इसका गहरा रंग है तो माना जाएगा कि जो है इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है। ठीक है, मृदा का गहरा रंग कब होता है? जब उसमें जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्राएं अधिक होती हैं तभी जो है मृदा का रंग गहरा होता है। और इससे ये पता चलता है कि जो है ये अधिक उत्पादन कर सकेगा। ठीक है, इस मृदा में जो है उत्पादन अधिक होगा। तो मृदा का गहरा रंग किसका लक्षण है? अधिक उत्पादकता का, क्योंकि जब
मृदा का रंग गहरा होता है तो उसमें जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है अधिक होती है। जितना अधिक गहरा रंग उतने अधिक जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु पदार्थ मदद करता है। तो जीवाणु पदार्थ जो है किस में मदद करता है? मृदा समुच्चय बनाने एवं स्थिर करने में, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में, मृदा क्षरण रोकने में, उपयुक्त सभी में। तो जीवाणु पदार्थ जो है मदद करता है किन में? तो इन सभी में, ठीक है। उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। मृदा क्षरण रोकने में भी, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में भी, मृदा समुच्चय बनाने एवं स्थिर करने में भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं प्लस सरसों की सह फसली खेती के लिए संतुलित कतारों का अनुपात होता है। तो गेहूं और जो है सरसों की सह फसली खेती का जो है कितना अनुपात होता है? तो ये दोस्तों जो है कितना होता है? 9:1 होता है, ठीक है। कितना होता है? तो 9:1 होता है। ये दोस्तों जो है कौन सी जो है कृषि है? तो ये अंतर संश्यायन कृषि है, ठीक है। कौन सी कृषि है? तो ये दोस्तों जो है अंतर संश्यायन कृषि है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग दोस्तों जो है इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। गेहूँ और सरसों किसका उदाहरण है? तो गेहूँ और सरसों दोस्तों जो है इंटर क्रॉपिंग यानी अंतर सस्यायन का जो है उदाहरण है। इसमें दोस्तों जो है गेहूँ 9 रहेगा और जो है 1 सरसों रहेगा। तो 9:1 का अनुपात होता है गेहूँ और सरसों का, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्टिंग खेती में दिया है और यहाँ पर दोस्तों जो है दिया कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है। फसल परिवर्तित होती रहती है किंतु भूमि वही रहती है। ना तो भूमि और ना ही फसल में परिवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो शिफ्टिंग खेती का जो है परिभाषा क्या है? शिफ्टिंग खेती में दोस्तों क्या होता है, जो है हम लोग लैंड चेंज करते रहते हैं लेकिन दोस्तों जो है फसल वही रहता है, ठीक है। शिफ्टिंग खेती यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है शिफ्ट हो जाते हैं। तो भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? 1980 से 81 में, 1985 से 86 में, 1989 से 90 में और 1999 से 2000 में। तो भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 में लागू की गई थी, ठीक है। जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 में लागू की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल है। तो गलघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल कितना होता है दोस्तों? 1 से 3 दिन, 5 से 7 दिन, 9 से 10 दिन और कितना 12 से 15 दिन। तो जो है गलघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल कितना होता है दोस्तों? तो गलघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल 1 से 3 दिन होता है। इंक्यूबेशन अवधि मतलब क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे जो है बीमारी के लक्षण जो है प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग इंक्यूबेशन काल बोलते हैं। तो गलघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल कितना होता है? तो 1 से 3 दिन के अंदर जो है बीमारी का पता चल जाता है, ठीक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? यानी CSSI, ठीक है। CSSI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों जो है करनाल हरियाणा में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो CSSI की स्थापना जो है 1969 में हुई थी और ये कहाँ पे है? तो ये दोस्तों जो है सेंट्रल सॉइल जो है कहाँ पे है? करनाल में। और करनाल कहाँ पे है? करनाल दोस्तों जो है हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गाय का रंग काला और सफ़ेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफ़ेद है, वह गाय है, ठीक है। तो कौन सी गाय है दोस्तों? जब गाय का रंग काला और सफ़ेद होता है, ठीक है, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे रहते हैं और पूंछ का गुच्छा जो है सफ़ेद रहता है, तो वह गाय कौन सी होती है दोस्तों? तो वह गाय कौन सी होती है? तो वह हॉलिस्टीन फ्रीजियन है, ठीक है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन का जो है रंग काला और सफ़ेद होता है और उसके जो पूंछ का गुच्छा होता है वो सफ़ेद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा हॉलिस्टीन फ्रीजियन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमक है। तो धूमक कौन सा दोस्तों? धूमक को जो है फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं, ठीक है। धूमक को क्या बोलते हैं? धूमक को जो है फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं। तो ये कौन कौन सा है दोस्तों हमारा? तो मेलाथियान, रोगर, गैमेक्सिन और जो है मिथाइल ब्रोमाइड। तो धूमक यानी फ्यूमिगेंट्स कौन सा दोस्तों? तो मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। कौन सा है? मिथाइल ब्रोमाइड है। इसके अलावा और भी होते हैं धूमक, जैसे हमारा दोस्तों जो है हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड हो गया और EDCT होता है एक, क्या होता है? एक हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, एक EDCT हो गया, एक दोस्तों जो था
फास्टोक्सिन और नेक्थिलीन। ठीक है, क्या होता है फास्टोक्सिन और नेक्थिलीन जो है ये भी हमारा क्या है, ये भी ये दोस्तों जो है हमारा एक धूमक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूछा धूमक है तो मिथाइल ब्रोमाइड जो है धूमक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम परसेंट होता है। तो भदावरी भैंस के दूध में जो है वसा का अधिकतम परसेंट कितना होता है? 8%, 9%, 11%, 13%। तो भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम परसेंट जो है 13% होता है। भैंसों में सबसे अधिक दूध जो है भदावरी के भैंस में जो है वसा में सॉरी जो है भैंसों के दूध में सबसे अधिक वसा जो है भदावरी भैंस में पाई जाती है। और कितना पाया जाता है? तो 13% पाया जाता है। क्वेश्चन पूछे सबसे अधिक दूध कौन सी भैंस देती है? तो सबसे अधिक दूध दोस्तों जो है मुर्रा भैंस देती है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड थर्ड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड, यहाँ पे फ्लड लिखा है, ऑपरेशन फ्लड है, थर्ड संबंधित है किससे? बाढ़ नियंत्रण से, सूखा नियंत्रण से, कुक्कुट जो है विकास से, दुग्ध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत गिडार की एक प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? श्वेत गिडार की प्रतिवर्ष जो है कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? 1, 3, 5 और 7। तो दोस्तों जो है कितनी पाई जाती है? तो श्वेत गिटार की प्रतिवर्ष एक पीढ़ी जो है पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोफाइंग नाइट्रीकरण बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोफाइंग यानी जो है नाइट्रीकरण बैक्टीरिया कौन सा हमारा दोस्तों? नाइट्रोसोमनास, राइजोबियम, एस्टोबैक्टर और जो है क्लस्ट्रीडियम। तो दोस्तों जो है नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? तो नाइट्रोसोमोनास सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये दोस्तों जो है नाइट्रोफाइंग और नाइट्रीकरण बैक्टीरिया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रधूमित करने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी टिक्कियाँ जो है प्रयुक्त की जाती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है पूछा क्वेश्चन कि प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रधूमित करने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी टिक्कियाँ प्रयुक्त होती हैं? तो दोस्तों जो है कितनी टिक्कियाँ प्रयुक्त की जाती हैं? तो 2 से 3 टिक्कियाँ जो है प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इस रोग को कहते हैं। ठीक है, जब दोस्तों जो है कोई भी रोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और बहुत सारे पशुओं को हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पशु महामारी रोग, स्थानिक मारी रोग, विदेशी रोग और बिक्री रोग। तो दोस्तों जब जो है कोई भी रोग बहुत सारे पशुओं में फैल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग पशु महामारी यानी जो है एपिजोटिक डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में दोस्तों जो है क्या बोला जाता है? तो एपिजोटिक डिजीज बोला जाता है। ठीक है, इसे दोस्तों जो है पशु महामारी रोग बोलते हैं जब बहुत सारे पशुओं में फैल जाता है। तो इंग्लिश में नाम देके पूछेगा कि एपिजोटिक क्या है? तो एपिजोटिक जो है एक महामारी रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में यदि केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो तो किस अवस्था पर सिंचाई करेंगे? ताजमूल अवस्था में, अधिकतम कल्ले फूटने की अवस्था में, पुष्पावस्था में, उपयुक्त में से कोई में नहीं। ठीक है, तो कब किया जाता है दोस्तों? तो गेहूं में यदि एक सिंचाई जो है उपलब्ध हो तो किस में करेंगे? ताजमूल अवस्था में, CRI। ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन में जो है शिखर जड़ बनते समय या ताजमूल अवस्था में जो है गेहूं की सिंचाई जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो CRI की स्टेज में हम लोग जो है सिंचाई करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विकाजी गाय की नस्ल है? तो कौन सी दोस्तों जो है द्विकाजी गाय की नस्ल है? अमृत महल, नागौड़ी, सिंधी और कौन सी? थारपारकर। दोस्तों जो है द्विकाजी नस्ल कौन सी है? तो द्विकाजी नस्ल दोस्तों जो है थारपारकर है। ठीक है, द्विकाजी कौन सी है? थारपारकर है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित कुल दुग्ध का सबसे अधिक भाग प्राप्त होता है। तो भारत में जो है टोटल जो है मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें कुल दूध जो है सबसे अधिक किस स्टेट से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी पंजाब से, सी राजस्थान से और डी महाराष्ट्र से। तो दोस्तों जो है सबसे पहले नंबर पे दोस्तों जो है दूध उत्पादन में कौन सा राज्य आता है? तो जो है फर्स्ट रैंक पे हमारा अपना यूपी आता है। ठीक है, कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश आता है। सेकंड रैंक पे दोस्तों जो है पंजाब है, पंजाब दोस्तों जो है सेकंड रैंक पे है और राजस्थान थर्ड रैंक पे है। ठीक है, और दोस्तों जो है महाराष्ट्र फोर्थ रैंक पे है दूध उत्पादन में। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पे हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पंजाब जो है सेकंड रैंक में है दूध उत्पादन में।
राजस्थान जो है 3rd रैंक पे है और महाराष्ट्र 4th रैंक पे है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो है, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। तो सांड की नाक में छल्ला कब पहनाया जाता है? 6 माह की आयु में, 8 माह से 1 वर्ष की आयु में, 1 से 2 वर्ष की आयु पर, 2 वर्ष के बाद की आयु पर। तो सांड की नाक में छल्ला कब पहनाया जाता है दोस्तों? तो 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर पहनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि भारत के उत्तरी भाग में दूध उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भैंस कौन सी है? भदौरी, मुर्रा, तराई और महसाना। तो दोस्तों जो है मुर्रा भैंस जो है सबसे अधिक दूध देती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है। तो हरियाणा गाय की जो है पहचान का प्रमुख लक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए है लंबा और सकरा चेहरा, छोटा और सकरा चेहरा, लंबा और चौड़ा चेहरा, छोटा और चौड़ा चेहरा। तो दोस्तों जो है हरियाणा गाय की पहचान का जो है प्रमुख लक्षण क्या है? लंबा और सकरा चेहरा। ठीक है, इसका माथा काला होता है दोस्तों, और जो है सिर होता है, सिर पे जो है गोल भाग उभरा हुआ होता है। तो इसका जो प्रमुख लक्षण क्या है? लंबा और सकरा चेहरा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी कौन सी है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली पशुओं में कौन सी बीमारी है? सर्रा, अफारा, गर्भाशय शोथ, संक्रामक गर्भपात। तो पशुओं के द्वारा होने वाली जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी दोस्तों जो है क्या है? सर्रा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है किलनी ज्वर होता है, ये भी जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद कौन सा होता है दोस्तों? तो एक जो है जो है मोसिस होता है, एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस दोस्तों जो है ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, एनाप्लाज्मोसिस ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। किलनी ज्वर और लाल अतिसार, ठीक है, ये सभी क्या है? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो सर्रा दोस्तों जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक दीर्घभोज तत्व हैं। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। तो द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हमारे हैं? ए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, बी कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, लोहा, गंधक, जस्ता, बोरान। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बता दूं यहाँ पे डिटेल में दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा जो है इसके ब्रश का साइज जो है छोटा कर लेता हूँ, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, प्राथमिक पोषक तत्व हमारे कौन से होते हैं? पहले होते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व। तो संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं, तो संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों जो है प्राथमिक। तो प्राथमिक पोषक तत्व हमारे कौन से होते हैं? तो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम, सॉरी यहाँ पे जो है प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं दोस्तों NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और दोस्तों जो है द्वितीयक पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, गंधक भी बोला जाता है सल्फर को। तो ये दोस्तों जो है द्वितीयक पोषक तत्व हैं, सेकंड जो है न्यूट्रिएंट है। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो इसको एक ट्रिक से याद करिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व को फेमन, कूजन, बोमो और किलनी। ठीक है, फेमन, कूजन, बोमो, किलनी। इस ट्रिक से आप जो है सूक्ष्म पोषक तत्व को याद कर सकते हैं। फेमन यानी जो है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। ठीक है, निकिल हमारा 17वां पोषक तत्व था जो लास्ट में खोजा गया था। तो ये दोस्तों जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अब इस तरीके से आप याद करेंगे तो आप जो है नहीं भूलेंगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो इसको जो है आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा कितनी रखते हैं? तो जिंक फास्फाइड की मात्रा यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन जो है, सॉरी, हाँ ठीक है, चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा कितनी रखते हैं? 0.5% और जो है 2.5%, 5%, 10%। तो जिंक फास्फाइड की मात्रा कितनी रहती है? तो जिंक फास्फाइड की मात्रा दोस्तों जो है 2.5% रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक कौन सा है? तो सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक कौन सा है? कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। तो सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक दोस्तों कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। इसका जो है
अम्लीयता तुल्यांक कितना होता है, तो जो है अमोनियम सल्फेट का अम्लीयता तुल्यांक जो है 110 होता है। ठीक है, तुल्यांक जो है 110 होता है, इसलिए दोस्तों जो है सबसे अधिक इसमें जो है अम्लीय उर्वरक यही है। यूरिया का कितना होता है दोस्तों, तो यूरिया का अम्लीयता तुल्यांक भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। तो यूरिया का अम्लीयता तुल्यांक जो है कितना होता है, तो यूरिया का अम्लीयता तुल्यांक 80 से 84 होता है। कितना होता है, 80 से 84 होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे यूरिया का अम्लीयता तुल्यांक कितना होता है, तो यूरिया का अम्लीयता तुल्यांक जो है 80 से 84 होता है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। और अमोनियम सल्फेट का अम्लीयता तुल्यांक कितना होता है, तो 110 होता है, जो कि सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक कौन सा है, अमोनियम सल्फेट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा बीन किसके भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है। तो पूसा बीन जो है किसके जो है भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है, फूल के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए, खाद्यान्न के लिए। तो पूसा बीन दोस्तों जो है खाद्यान्न के लिए जो है प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब कम हो जाती है और पूर्ण रूप से बंद हो जाती है जब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो कब दोस्तों जो है जब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, तो 4% से अधिक कम हो जाती है, तो अधिकांश फसलों की जो बढ़ोतरी की गति जो होती है कम हो जाती है, और या कभी कभी दोस्तों जो है पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है जब जो है मृदा में 10% से कम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, 10% से अधिक जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो दोस्तों जो है जड़ों का विकास जो है रुक जाता है। ठीक है, और 5% पर जो है पूर्णता रुक जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा 4% सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ जैव उर्वरक दिया है और एक तरफ दोस्तों जो है संतुलित जो है फसलें दी हैं, तो कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है राइजोबियम के सामने गेहूँ दिया है। ठीक है, ये हमारा गलत है। एस्ट्रोबैक्टर अरहर दिया है। एजोस पायरिलियम दोस्तों दिया है मूंगफली, गलत दिया है। एजोला ठीक है धान, तो ये दोस्तों जो है हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो एजोला धान दोस्तों जो है सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कृषि योग्य मृदा की पीएच होती है। तो सामान्य कृषि की जो है मृदा की पीएच मान कितनी होती है, तो जो है 6 से अधिक, और यहाँ पे 6.5 से 8 के बीच में, 8.5 से 10 के बीच में, और दोस्तों जो है 10 से कम। तो सामान्य कृषि योग्य जो है मृदा की पीएच मान कितनी होती है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो होती है 6.5 से 8 के बीच में मानी जाती है। सामान्य मृदा की जो है कृषि करने के लिए पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से जो है 8 के बीच में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी कॉर्न जिस फसल से संबंधित है वह है। तो बेबी कॉर्न किस फसल से संबंधित है, ज्वार से, मक्का से, बाजरा से, लूसन से। तो बेबी कॉर्न दोस्तों किससे संबंधित है, कॉर्न मतलब क्या होता है, मक्का। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो गेहूं का अधिकतम जो है उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अधिकतम उत्पादक राज्य पूछा, तो उत्पादक राज्य दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद कौन सा होगा, तो सेकेंड रैंक पे पंजाब आएगा। उसके बाद दोस्तों जो है थर्ड रैंक पे हरियाणा आएगा। अगर पूछे सबसे अधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक उत्पादकता वाला राज्य दोस्तों जो है पंजाब हो जाएगा। बट यहाँ पे पूछा उत्पादक राज्य, तो उत्पादक राज्य में पहले नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आएगा, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे हरियाणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो भारत के किन राज्यों में जो गन्ना सबसे अधिक उत्पादित होता है, पहला है महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में, पंजाब एवं हिमालय में। तो भारत में दोस्तों जो है सबसे अधिक गन्ना कहाँ पे उत्पादित होता है, तो सबसे अधिक गन्ना दोस्तों जो है पहले नंबर पे आता है हमारा यूपी, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों जो है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट आता है हमारा, महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर पे कौन सा, तो तमिलनाडु, गन्ना उत्पादन में तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तो भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक गन्ना पैदा होता है, तो उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, चिकनी मिट्टी में, पांसु मिट्टी में, और दोस्तों जो है और ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, बलुई मिट्टी में और लोम मिट्टी में। तो किस में दोस्तों जो है सबसे अधिक मिलता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, लोम मिट्टी यानी लोमी सॉइल में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में दोस्तों जो है कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में, पाँसू मिट्टी में, बलुई मिट्टी में और लोम मिट्टी में। तो किस मिट्टी में दोस्तों जो है कोशिका जो है कैपिलरी सबसे अधिक जो है प्रभावशाली होती है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक समय में बीज एवं खाद की बुआई एक साथ करने वाला यंत्र है तो कौन सा दोस्तों जो है एक ही समय में बीज और खाद की बुआई एक साथ करता है? ऑप्शन ए है सीड ड्रिल, डिबलर, हल के पीछे बीज बोना और फर्टी कम सीड ड्रिल। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन डी हमारा जो है फर्टी कम सीड ड्रिल सही हो जाएगा। सीड ड्रिल के द्वारा दोस्तों जो है केवल जो है बीज की बुआई की जा सकती है। ठीक है, सीड ड्रिल के द्वारा जो है केवल बीज की बुआई की जा सकती है। और डिबलर के द्वारा दोस्तों जो है यहाँ पे जो है इसमें दोस्तों जो है 75 सेंटीमीटर लंबे जो है खूंटी होती है उसकी सहायता से बुआई करते हैं। तो सीड ड्रिल की सहायता से केवल बीज की बुआई करते हैं, बट जो है एक समय में बीज और खाद दोनों की बुआई के लिए फर्टी कम सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो बस दोस्तों जो है आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।